तो गैंगस्टर का आतंकी कनेक्शन, एनआईए इन फुल एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा के कई जिलों में एनआईए ने दबिश दी है। सुबह करीब 6 बजे से सोनीपत, झज्जर, अंबाला समेत कई जिलों में एनआईए ने गैंगस्टर्स के घरों पर छापेमारी की है। इस दौरान गैंगस्टर्स के घरों से जहां लाखों की नकदी बरामद हुई है, तो वहीं एनआईए की टीमों ने घंटों तक गैंगस्टर से पूछताछ भी की है। बता दें, जिन गैंगस्टर्स के आवास पर छापेमारी की गई है, उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही गैंगस्टर्स के आतंकी कनेक्शन होने की बात जो है वो सामने आई है। हालांकि आतंकी कनेक्शन की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हरियाणा में कई गैंग के सदस्य विदेशी हथियारों का प्रयोग करते रहे हैं। ऐसे में इनके संबंध आतंकवादियों और खालिस्तानी समर्थकों से होने को लेकर एनआईए की टीम जांच कर रही है। तो गैंगस्टर्स अपराधियों पर ये जो शिकंजा है वो कसा है, और सुबह से ही लगातार जो छापेमारी है वो भी की जा रही है एनआईए विभाग की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं। सबसे पहले बता दूं, मेरे साथ पूर्व आईपीएस रणबीर शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी और मेरे सहयोगी सोनीपत से लाजपत भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, एनआईए ने जिस तरह से फुल एक्शन मोड में ये छापेमारी की है, अभी तक की अगर बात करें, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सृष्टि, देखिए कि एनआईए लगातार इस प्रकार के तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिश में है और यह तीसरी बड़ी ऐसी कार्रवाई जिसे कहा जाएगा एनआईए की ओर से, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसकी ओर से की गई है। और एक साथ इतनी बड़ी छापेमारी पहले की गई थी जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, उसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद पीएफआई जो फ्रंट है उसके ऊपर नकेल कसने के लिए छापेमारी की गई, वो भी बड़ी कार्रवाई थी। और अब ये तीसरी बड़ी कार्रवाई एनआईए की ओर से इन्हीं दिनों के अंतराल में की गई है। तो इसे अभी तक जो भी जानकारियां मिली है, सीधे रूप में एनआईए जो आतंकवादी संगठन है, गैंगस्टर हैं और ड्रग माफिया हैं, इनके बीच का क्या कनेक्शन चल रहा है, किस प्रकार से इनका क्या घालमेल है, इस पर लगाम लगाने की एक कोशिश है एनआईए की ओर से। और जो हरियाणा में छापेमारी की गई है, रेवाड़ी में जैसे नारनौल में आया है मामला, गुड़गांव में आया है, तो इस प्रकार के 6 अलग अलग जिलों में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई और उनमें काफी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुछ नकदी भी ऐसी आई है जो संदिग्ध है, अमाउंट उसका कोई ब्यौरा नहीं है उन लोगों के पास। और खासतौर पर बम्बीहा गैंग है जो और साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इन लोगों से जुड़े हुए लोगों पर ही आगे कार्रवाई की गई है। बड़े गैंगस्टर हैं, उन पर कार्रवाई हुई। तो ऐसे में एनआईए की इस कार्रवाई को सीधे रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं आतंकवादी कनेक्शन तो नहीं इन गैंगस्टर्स का, और कहां इनका नेटवर्क फैला हुआ है, किस ऐसे क्राइम में ये इन्वॉल्व है, ऐसी तमाम बातों की छानबीन की जा रही है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, राजस्थान में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है। क्या किसी तरह की कोई सूचना मिली थी, कोई जानकारी मिली थी विभाग को, जिसके बाद इस तरह एक्शन मोड में एनआईए आई है? जी बिल्कुल सृष्टि, जैसा मैंने पहले बताया कि ऐसे इनपुट्स आए थे एनआईए की ओर से, जिसके बाद ही छापेमारी की गई है। आपने सही कहा कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार तक में ऐसी 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है। और अभी तक ये सुबह से लेकर अब तक कार्रवाई जारी है और इसमें काफी कुछ संदिग्ध ऐसा मिला है सामान जिनका कहीं न कहीं आतंकवादी कनेक्शन उनके साथ मिलते हैं, गैंगस्टर्स के, ऐसी बातें आई है सामने। हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं, क्या क्या ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कितनी नकदी मिली है, क्या कुछ मिला है, अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है और सीधे रूप में आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना है। और ड्रग माफिया हैं जिनके ड्रग कनेक्शन लगातार चल रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करना है और साथ साथ गैंगस्टर्स पर नकेल डालना है। ऐसी इस कार्रवाई का, इसके पीछे का जो है वो पृष्ठभूमि इसी बात को लेकर है। जी
सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत भी जुड़े हैं, लाजपत से जान लेते हैं। सोनीपत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से दबिश दी गई है विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि काफी बड़ी बात है। लगातार आपको बता दूं कि जिला सोनीपत जो है छोटा शहर नहीं है, अनेक राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं और उस के रहने की वजह से जो दहशत का माहौल बना है, जो कि काफी बड़े नाम है, जिसका सबसे बड़ा जो नाम है पूरे भारत में काला जठेड़ी, जिस पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एजेंसी ने जब छापामारी की थी उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को तहस नहस किया गया था। अब जो है वो यूपी की तरफ पर जो बलडोजर जो है हरियाणा में पहुंच चुका है, खासकर सोनीपत में पहुंचा है। जो सबसे बड़ी जो है दो बड़े जो बदमाश थे, जिनका जैसे कि एक शराब माफिया था जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो तहस नहस की थी, खरखोदा का वो मटिंडू गांव था जिसमें जो लॉकडाउन के दौरान जिसने दारू की काफी बड़ी घोटाला किया था। उसके बाद काला जठेड़ी की जो प्रॉपर्टी है उसको गया है। अब आज जो है वो ताजा मामला है, वो जो अक्षय और राजू दोनों जो है एक ही नजदीक गांव है, जैसे पलड़ा और बसोदी दोनों गांव के नजदीक है, जहां पर राष्ट्रीय एजेंसी पहुंची है और लगातार 10 घंटे तक जो है उन दोनों गांव में रही है और लगातार पूछताछ उनके घर वालों से की है और लगातार एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने साथ जो है दिल्ली लेकर गई है, जिसका नाम भी राजू बताया गया, उर्फ मोटा, जिसको अभी जो साथ में लेकर गए हैं, दिल्ली लेकर गए हैं। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। अभी जो जल्दबाजी होगी कि आखिर उससे क्या क्या चीजें निकल कर आई है, क्योंकि अभी जो है घर पर सिर्फ प्रॉपर्टी की जो छानबीन की गई है, उनके घर वालों से पूछताछ की गई है, लेकिन इसके अलावा जो अभी है प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन जो सोनीपत का साथ में था वो अपने वापसी लौट चुका है। राष्ट्रीय एजेंसी भी वापसी लौट चुकी है। अब जो है इसमें आने वाला वक्त बताएगा कि जो बलडोजर यूपी से चला था, अब जो सोनीपत पहुंचा है वो अक्षय और राजू के घर कब तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा है मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि उससे पहले ही जो है वो जो राष्ट्रीय एजेंसी है उन्होंने छानबीन की है। कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा है उस पर भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चल सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक वो पहुंचेगा, कब तक क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसे लगातार यूपी में जैसे बुलडोजर चलता था वैसे अब हरियाणा में चलना शुरू हो चुका है। तो एक्शन मोड में जो हरियाणा पुलिस आई है, और इस पर खास बात ये भी है कि अभी जो पंचायती चुनाव है उसको पंचायती चुनाव को जो आराम से हो, ताकि लोगों के अंदर एक डर ना बने, दहशत ना बने, इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए जो रेड की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो हरियाणा में बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं जो अनिल विज है, जो गृह मंत्री है, उनकी पैनी नजर है, क्योंकि केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार दोनों की उन पर नजरें हैं, दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। खासकर जो है हर चीज पर, हर पहलू पर जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काफी बड़े नाम है, काफी बड़े बदमाश है और लगातार जिनके कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं जो विदेशों से देशों से जुड़े हुए थे और जो लगातार अभी तक पूछताछ जारी है। ठीक है लाजपत, और मेरे साथ पूर्व आईपीएस रणवीर शर्मा जी भी जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं थोड़ा। सर, जब इतने बड़े लेवल पर छापेमारी होती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई हैं, कोशिश क्या रहती है विभाग की? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अचानक से पता चला हो कि गैंगस्टर्स के जो तमाम गुर्गे हैं, बदमाश हैं, वो अभी भी सक्रिय हैं या गैंगस्टर सक्रिय हैं। अचानक से तो सूचना नहीं आ जाती सबकी, इस तमाम राज्यों की। नहीं, सृष्टि मैम, ऐसा है कि जो हमारी इंटरनेशनल जो नेशनल विंग्स है, एनआईए है, सीबीआई है या इंटरनेशनल पोल है, ये हमारी नेशनल जो एजेंसियां हैं इन्वेस्टिगेशन की, इनके पास इंटेलिजेंस इंक्लूड सीबीआई से और इंटरनेशनल पुलिस के थ्रू आते हैं। ये बीच में कोई आवाज आ रही है बहुत जोर से, इसको जरा बंद करेगा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हेलो जी, हेलो जी सृष्टि मैम, आवाज आ रही है? जी जी जी, दुरुस्त करवा रहे हैं सर। हाँ प्लीज प्लीज, उसको जिससे डिस्टर्बेंस होती है सर उसमें जोड़ने में। हेलो जी, बताइए, अब बताइए, आपको आवाज क्या अभी भी आ रही है सर? हाँ, अभी भी लगातार आ रही है साथ में किसी की। हेलो हेलो, ठीक है रणवीर जी, सबसे पहले ये ऑडियो हम दुरुस्त करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। हेलो, मैं कंटिन्यू मैम? जी बिल्कुल, रखिए अपनी बात। हाँ, तो हमारी जो इंटेलिजेंस आईबी है, इंटेलिजेंस विंग है, और इंटरनेशनल पोल की जो विंग है वो इंटरकनेक्टेड होती है, प्लस हमारी दूसरी एजेंसी रॉ की है, रॉ, सीबीआई और हमारी आईबी, ये 3 एजेंसियां हमारी हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं इंटरनेशनल पुलिस के साथ। जितने भी गैंगस्टर बाहर रह रहे हैं
चाहे वो लॉरेंस ग्रुप के हैं या किसी और ग्रुप के हैं, उन लोगों की इंफॉर्मेशन हमारे पास, हमारी लोकल जो हमारी नेशनल एजेंसी उनके साथ इंटरकनेक्टेड होती है। जब उनसे वहाँ कोई इनपुट आता है हमारे लिए किसी गैंग के बारे में, तो वो हमारी जो टीमें हैं एनआईए की हैं या सीबीआई की हैं, एनआईए टेररिस्ट से कनेक्टेड एक्टिविटीज के ऊपर कार्रवाई करता है और सीबीआई क्राइम से संबंधित लोगों के ऊपर एक्टिविटीज करता है। जो एनआईए का सिस्टम है वो है कि जो बाहर गैंगस्टर के साथी रह रहे हैं, जो यहाँ के गैंगस्टर्स को पैसा भिजवाते हैं, नाजायज असला भिजवाते हैं या इंटरनेशनल बोर्ड से, इंटरनेशनल बॉर्डर से नशा भिजवाते हैं, उसके अंदर फिर ये रेड शुरू हो जाते हैं। जैसे इनपुट कंफर्म होती है, एड्रेस कंफर्म होते हैं, तो सभी टीमें इकट्ठी होकर के रेड करती हैं और रेड करने के बाद उन जगह को चिन्हित करके वहां से रिकवरी हासिल करते हैं, जिससे कि इन गैंग्स की कमर को तोड़ा जा सके। नंबर 2, लोगों की सुरक्षा बहाल करा जा सके। नंबर 3, लॉ ऑर्डर को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये हमारा एक मैंडेटरी सिस्टम है पुलिस का काम करने का। तो इसी के तहत ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, आपस में एक्सचेंज हुई है, तो फिर ये टीमें तैयार हुई हैं और फिर ये सोनीपत, रेवाड़ी, नानौल, जहां जहां भी इनके अड्डे थे मूवमेंटों के, तो वहां पे ये रेड हुई है। अब अगली कार्रवाई तफ्तीश की है कि उस रेड में उनको क्या मिला है और क्या हासिल हुआ है और वो किसने तहत इन गैंगों के अंदर जो अभी जेल में बंद है बदमाश, वहां से इनका इंटरकनेक्शन क्या चल रहा है। लेकिन सवाल तो रणबीर जी ये भी सामने आ जाता है कि जब जेल के अंदर ही जो गैंगस्टर्स हैं वो गैंग को चला रहे हैं, गैंग सक्रिय रख रहे हैं, तो ये तो सवालिया निशान कार्यप्रणाली पर भी खड़ा होता है। इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन अमित से मैं इसी सवाल पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि अमित जानकारी ये भी मिली है कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो जेल के अंदर रहकर भी अपनी गैंग को सही ढंग से चला रहे थे, और जब इस बात की सूचना मिली तो उनके घर पर छापेमारी हुई, उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। बिल्कुल सृष्टि, जो आज की एनआईए की कार्रवाई है उसमें ऐसे काफी लोग इन्वॉल्व हैं। उनकी कार्रवाई में के दौरान ऐसे लोग हैं जिनके जो जेल में बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी गतिविधियां चल रही है। ऐसे ही लोगों पर छापेमारी एनआईए की ओर से की गई है और उनके परिजनों से पूछताछ की गई है व्यापक रूप से। और साथ साथ एक और अहम बात भी है कि रेवाड़ी में जो छापेमारी की गई है वो एक अधिवक्ता के घर की गई है। एक एडवोकेट हैं जो काफी गैंगस्टर के केस लगातार हैंडल कर रहे हैं, उनके केस लड़ रहे हैं। गुड़गांव में वे प्रैक्टिस करते हैं, उनके घर भी छापेमारी की गई है। साथ साथ नरेश सेठी हैं झज्जर के गैंगस्टर, उनके छापेमारी की गई है। 15 केस उन पर पहले चल रहे हैं। तो इस प्रकार के इनपुट्स जरूर एनआईए के पास हैं कि जेल में बैठे ही यह गैंगस्टर किस प्रकार से अपना नेटवर्क चला रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है और उनके पास क्या ऐसे दस्तावेज हैं तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है हो सकते हैं। साथ साथ जो आतंकवादी, जो बड़े आतंकवादी संगठन है, क्या उनसे उनका कनेक्शन नहीं है। इस तरह की तमाम इनपुट्स उनके पास आए हैं और इसी आधार पर ही ऐसे लोगों के खिलाफ भी आज करी गई है कार्रवाई जो कि जेल में बंद हैं और उनकी जांच की गई, उनके परिजनों से पूछताछ की गई है। काफी दस्तावेज ऐसे हैं जो बरामद किए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। जी, तो क्या अमित, एडवोकेट के यहाँ पर छापेमारी करने का मकसद ये है कि जो भी जरूरी दस्तावेज होंगे गैंगस्टर से जुड़े वो और कहीं मिले ना मिले, लेकिन जो केस लड़ रहा है उसके पास जरूर होंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का इनपुट उनके पास था एनआईए की टीम के पास, उसी आधार पर छापेमारी की गई। जैसे कि पंजाब में भी 30 ऐसे जगह है जहां पर छापेमारी की गई है और काफी लोग उनमें जो करीब जहां छापेमारी की गई है 30 ठिकानों पर, उनमें से 10 ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जेल में बंद हैं और उनके कनेक्शन चल रहे हैं। और अब वकील की बात की गई है जो रेवाड़ी में रहते हैं और जो उनकी प्रैक्टिस है वो गुड़गांव में है। तो ऐसे में उनके पास निश्चित रूप से गैंगस्टर से जुड़ी कई अहम जानकारियां होंगी, कई ऐसे दस्तावेज होंगे जो एनआईए को जरूरी लगते होंगे और इनपुट्स के आधार पर ही उन पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है कि जो अधिवक्ता है उनके पास से क्या क्या कुछ बरामद हुआ है, एनआईए की जांच के दौरान क्या क्या कुछ मिला, क्या ऐसे कागजात मिले जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्या ऐसी जानकारियां हैं, क्या कुछ
जो कनेक्शन आपस में अगर हो सकता है तो क्या कुछ है। अभी इस बारे में एनआईए ने कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं दी है, ना ही उसकी जानकारी को अभी किसी से भी सार्वजनिक किया गया है। जी ठीक है लाजपत, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले रणबीर शर्मा जी से मैं ये जानना चाहूंगी। एक तो सर मेरा सवाल था कि जेल के अंदर भी रहकर जब सक्रिय रहते हैं, गैंग को चलाते हैं, तो ये तो कार्यप्रणाली पर भी, कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। और दूसरा एंगल इससे भी समझना चाहूंगी, जिसकी जानकारी खुद अमित ने दी है कि एडवोकेट जो है अब उनके यहाँ भी छापेमारी जो है वो की जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि भी जो जानकारी अमित जी ने दी है, जेल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल का सेफ हाउस बोलूंगा मैं, सेफ हाउस है। और वहां के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खासकर जो छोटे अधिकारी हैं, उनसे मिली भगत करके वो थोड़े थोड़े लालच में इन गैंगस्टर के गुर्गों तक बात पहुंचाते हैं और उनसे पैसे लेकर के उस सिस्टम को आगे बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो नशे से संबंधित हो, चाहे आम से संबंधित हो, चाहे वो धमकियों से संबंधित हो। उन लेटरों की भी डिलीवरी करते हैं, उन्हें टेलीफोन तक मुहैया करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। सवाल है प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले जो जेल अधिकारी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी बहुत जरूरी है कि जो अपनी ड्यूटी के अंदर लापरवाही बरतते हैं और इन बदमाशों को इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करते हैं। नंबर 2, अगर ये लोग इस प्रकार की हैं तो इनके ऊपर न केवल प्रशासनिक कार्रवाई बल्कि क्रिमिनल आपराधिक कार्रवाई भी होगी। जो गैंगस्टर जो अपराध करता है उसके अंदर उनका षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी 120 जिसे हम बोलते हैं धारा, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे अपराधी लोगों की किसी भी तरह से, चाहे अपने में, चाहे लेटर में, चाहे पैसे में, चाहे वो नशे में मदद कर रही है। नंबर 3 है सरकार की आंख के इशारे से जेल सुप्रिटेंडेंट काम करता है। मैम ये आप मेरी बात ध्यान से रखिए। अगर सरकार की विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि मिस्टर जेल सुप्रिटेंडेंट अगर ऐसी कोई भी बात मिली तो तुम नौकरी से भी हाथ धोगे और जेल में भी जाओगे। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी के तहत। और अगर सरकार नहीं काम करती है तो फिर ये लोगों को देखना है कि हमारी जो चुनी हुई सरकार है वो क्या काम कर रही है, कौन इस प्रकार के अपराधियों को सहन मिल रही है जेलों के अंदर। तीसरी बात जो आपने बोली है इसके अंदर कि जेल के साथ साथ जो दलाल इनकी पैरवी करते हैं, वो दलाल हैं, मैं उन्हें दलाल की संज्ञा दूंगा। ये दलाल होते हैं अपराधी और जिसके साथ वारदात है उसके बीच में कड़ी का काम करते हैं, वो किसी भी रूप में हो। ये लोग अपराधियों से पैसा लेते हैं। नंबर 2, जिसको धमकी देते हैं, जिस भी व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, वो ABCD कोई भी हो सकता है, वहां से उनको लेन देन के अंदर एक डाकिए का काम करते हैं, दलाल का काम करते हैं कि वहां से पैसे लेके उन तक पहुंचवाते हैं, क्योंकि सेफ होते हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता इन दलालों का, और वो कार्रवाई करते हैं। इसमें वो जो जैसे वकील के ऊपर रेड हुई है, ये ऐसे वकील उनकी वकालत इसी बेस के ऊपर चलती है अपराधियों के ऊपर कि वो अपराधियों को मतलब पुलिस से और कोर्ट से एक्सपोज करा देते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप जमानत करा लूंगा। ये बहुत बड़ा बढ़ावा है। तो बार एसोसिएशन ये चाहिए ऐसे अपराधियों को शरण देने वालों से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। समाज को चाहिए ऐसे लोगों की पहचान करके उन वकीलों को बायकॉट करे, उनके पास जाना नहीं चाहिए। जब तक इस पैसे को सही तरीके से यूज नहीं करे, कोई गैर तरीके से यूज करता है, गैर कानूनी काम के लिए यूज करता है, तो बार एसोसिएशन भी और प्रशासन भी, जैसे अब रेड हुई है प्रशासन की, तो हमारा लोकल प्रशासन भी, DGSP का भी काम है ऐसे अपराधियों की लिस्ट बना के जो इन दलालों को, इन अपराधियों को शरण देता है या उनकी पैरवी में मदद करता है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई सख्ती से हो, चाहे वो बुलडोजर की हो और चाहे वो SPB की हो और चाहे वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। ठीक है सर, मैं लाजपत आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कुछ छापेमारियों में हमने ये भी देखा है कि परिवार वालों से भी बातचीत करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही ये भी बताइए कि अभी तक जो छापेमारी हुई है,
क्या विभाग की तरफ से, टीम की तरफ से और भी कोई जानकारी दी गई है कि गैंगस्टर्स के ठिकानों से आखिर मिला क्या क्या है? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय एजेंसी है, काफी बड़ी एजेंसी है, तो जो देश के लिए काफी बड़ा काम कर रही है। काफी एजेंसी जो होती है, जैसे खुफिया विभाग एजेंसी है या रो एजेंसी है, या काफी ऐसी एजेंसी होती है जो काम करती हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है तो वो गोलमाल बात करते हैं। जैसे राष्ट्रीय एजेंसी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाए। लेकिन उनकी रेड जो है वो करीब 10 घंटे तक जरूर चली है। एक व्यक्ति को उन्होंने अपनी हिरासत में लिया है, जिसका नाम भी राजू बताया गया है, राजू उर्फ मोटा, जिससे पूछताछ अभी जो जारी है वो दिल्ली लेकर गए हैं। अभी जल्दबाजी होगी कि हम कोई बात को खोल कर रखें, क्योंकि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई बात खुलकर नहीं आती, कानून काफी तेज जो फंसे होते हैं, जल्दबाजी होती है कि पहले ही कोई बात को खोला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो बदमाश है, जिनका काफी बड़ा नाम है, 3 बदमाश जो है सोनीपत के सबसे बड़े नाम है, जैसे काला जठेड़ी है, अक्षय है, राजू है, तीनों काफी बड़े नाम है, जिनके लगातार जो है एएनआई एजेंसी ने जो पहल करते हुए सबसे पहले जो काला जठेड़ी की प्रॉपर्टी जो है, जिन्होंने पंचायती जमीन पर कब्जा किया था, उसको तहस नहस किया है। अब जो पहुंचे हैं, जो दोनों गांव में, राजू और अक्षय के गांव में पहुंचे हैं और प्रॉपर्टी को खंगाला है। 10 घंटे उनके घर वालों से बातचीत की है। अब देखते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होती है या और कोई कार्रवाई होती है या किस तरीके की कार्रवाई होती है। सोनीपत का प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जरूर साथ में था। हमने प्रयास किया है, हम सुबह से जो है, अभी शाम हो चुकी है, 10 ये भी घंटे बताइए कि सक्रिय किस तरह से थे ये अपने अपने इलाकों में, और कितनी प्रॉपर्टी या कितनी संपत्ति इनकी तरफ से अब तक बनाई जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए ये सक्रिय इतने थे कि इनके ऊपर काफी ऐसे बड़े मामले हैं। बदमाशी के जो सबसे बड़े नाम है, जैसे लूट के हैं, हत्या के हैं, मामले काफी बड़े नाम है, काफी लूटे हैं, जैसे अपराध के नाम में काफी बड़े नाम है। और प्रॉपर्टी जो है वो अभी खंगाली जा रही है, कितनी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि 10 घंटे जो उनके घर वालों से पूछताछ हुई है, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, अभी पूछताछ बाकी है कि प्रॉपर्टी कितनी थी। लेकिन इनका बदमाशी के तौर पर जो लगातार है, जो काफी काम चल रहे थे, जिनकी लगातार अभी पूछताछ जारी है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट यहाँ पर अमित आपसे भी लेना चाहूंगी। देखिए बड़ी बात यह है, क्योंकि हम बार बार यही बोल रहे हैं कि अभी सक्रिय नहीं हुए हैं, लंबे समय से ये सक्रिय चल रहे थे, और अगर इनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए तो वो इतनी ज्यादा सामने आती है, एक घर नहीं, 2-2 घर, कई दफ्तर इनके निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इनकी सक्रियता कितनी ज्यादा थी और कितने बड़े लेवल पर ये अपना जो गैंग था उसको चला रहे थे। जी बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो एनआईए को जो इनपुट्स मिले थे वो ऐसे ही थे कि जिसमें विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर हैं जो भारत छोड़कर वहां से भारत को से फरार होकर विदेशों में बस गए, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वे अपना नेटवर्क किस प्रकार से चला रहे हैं। और साथ साथ जेलों में बंद लोग, जो जेलों में बंद हैं गैंगस्टर, उनका जुड़ाव उनके साथ है। इस प्रकार का एक पूरा जो नेटवर्क चल रहा था, ऐसी इनपुट्स थी जिनमें बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं उनके नाम है, चाहे नीरज भवाना की बात करें, दिल्ली में उनका सक्रिय है गैंग, और लॉरेंस बिश्नोई का है, काला जठेड़ी है, काला राणा है, और पंजाब के भी ऐसे काफी गैंगस्टर है, बराड़ की बात करें, या ऐसी इस तरह की काफी कार्रवाई जो आज की गई है, और यह कार्रवाई पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक चली है। और अब इनमें बरामदगी होने की भी जैसे जानकारी अभी सोनीपत से हमारे संवाददाता दे रहे थे, तो इसी तरह से अभी और भी जानकारियां मिली है कि 6 पिस्टल और काफी बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद के लिए। लाजपत और अमित, साथी रणवीर शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए छापेमारी जो है वो की गई है, देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स की सक्रियता है वो भी अलग अलग राज्यों में ये सवालिया निशान तो जरूर खड़े करती है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी और संबंधित विभाग पर भी। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।